हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मगध साम्राज्य के बारे में शुरू किया था। मगध महाजनपद क्या है, उसमें कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया है, उसके बारे में एक ओवरव्यू दिया था। आज मैं उसका पहला जो राजवंश था वृहदर्थ राजवंश, उसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा। आगे जितने भी शासनकाल हुए हैं, जितने भी राजवंश मगध में आए थे, उनको मैं एक एक करके सारे समझाऊंगा। तो आज पहला हमारा रहेगा वृहदर्थ राजवंश। मगध साम्राज्य का पहला राजवंश है, सबसे प्राचीन राजवंश है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम। वृहदर्थ राजवंश। वृहदर्थ राजवंश क्या है, किसने स्थापना की थी, कौन इसका लास्ट शासक था, कितने वर्षों तक इसने शासन किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो वृहदर्थ राजवंश क्या है। पहला, वृहदर्थ वंश मगध पर शासन करने वाला प्राचीनतम ज्ञात राजवंश है। प्राचीनतम ज्ञात राजवंश का मतलब क्या होता है, इससे पहले हो सकता है मगध पे कोई दूसरा और भी राजवंश होगा, लेकिन ज्ञात जितने हैं, हमें जो पता है इतिहास में जो लिखे गए हैं, उनमें सबसे प्राचीनतम है वृहदर्थ राजवंश। इसी ने सबसे पहले शासन किया था मगध पे। तो ये पहला शासन हो गया। इसी राजवंश का ही परिवर्तित नाम रवानी राजवंश हुआ था। पहले वृहदर्थ राजवंश था, बाद में इसका नाम रवानी राजवंश हो गया था। इसी राजवंश का नाम था वृहदर्थ राजवंश का ही। वृहदर्थ राजवंश कैसे हुआ, वृहदर्थ राजवंश था, राजा वृहदर्थ ने इसकी स्थापना की थी, तो उसने अपने नाम पे वृहदर्थ राजवंश का नाम रखा था। महाभारत और पुराणों से ज्ञात होता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में चेदिराज वसु के पुत्र वृहदर्थ ने गिरिव्रज को राजधानी बनाकर मगध में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। महाभारत में और पुराणों में ये चीज लिखी हुई है, उनसे पढ़ने से हमें यह ज्ञात होता है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल था, उस टाइम पे चेदिराज वसु थे, इनके पुत्र थे वृहदर्थ। उन्होंने क्या किया था, गिरिव्रज को राजधानी बनाया और मगध में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। मगध में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, और ये चेदिराज वसु के पुत्र थे वृहदर्थ। वृहदर्थ के द्वारा स्थापित राजवंश को वृहदर्थ वंश कहा गया। वृहदर्थ ने राजवंश स्थापित किया और उसका राजवंश को वृहदर्थ राजवंश उसी के नाम पे कहा गया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, जो वृहदर्थ का पुत्र था। जो वृहदर्थ राजवंश है, उसमें सबसे फेमस, सबसे प्रतापी शासक जो भी था, जो सबसे फेमस राजा था, उसका नाम था जरासंध। और जरासंध कौन था, वृहदर्थ का पुत्र था। पहला वृहदर्थ हुआ और उसका पुत्र का नाम था जरासंध। तो ये आगे हम राजाओं के बारे में जो पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जरासंध क्यों फेमस था, क्या है, उसकी सारी बातें बताऊंगा। लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि सबसे प्रतापी राजा इसका वृहदर्थ राजवंश का सबसे फेमस राजा अगर कोई था तो वो था जरासंध। वृहदर्थ नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। वृहदर्थ है, इसका ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है। महाभारत में, पुराणों में हमने पढ़ा है, तो 4 पुराण है, उनमें से ऋग्वेद आ गया, ये ऋग्वेद में किया गया, और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। रामायण और पौराणिक सूत्रों के अनुसार उपरिचार वसु ने राजवंश की राजधानी वसुमती और गिरिव्रज की स्थापना की थी। रामायण और पौराणिक सूत्रों के अनुसार क्या है कि उपरिचार वसु जो है, उसने क्या किया था, राजवंश की राजधानी को वसुमती और गिरिव्रज की स्थापना की थी। ये महाभारत में और पुराणों में लिखा गया है। महाभारत और पुराणों के अनुसार वृहदर्थ उपरिचर वसु के 5 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे। महाभारत और पुराणों में जो उपरिचर क्या है, महाभारत और पुराणों में लिखा गया है कि जो वसुमती और गिरिव्रज की स्थापना की थी, वो उपरिचर वसु ने की थी। और उपरिचर वसु के कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे, और उनमें से सबसे बड़ा पुत्र था वृहदर्थ। और इसी वृहदर्थ ने इसकी स्थापना की थी, अपना साम्राज्य स्थापित किया था, मगध साम्राज्य।
और उनकी रानी का नाम गिरिका था। वृहदत्त की पत्नी का नाम, रानी का नाम था गिरिका। तो जैसा कि मैंने बताया, वृहदत्त के बाद में उसका पुत्र, उसका बेटा जरासंध राजा बना, जो कि सबसे प्रतापी राजा था इस वृहदत्त राजवंश का। जरासंध अत्यंत पराक्रमी और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। इसकी साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था और बहुत ही पराक्रमी शासक था। अगर वृहदत्त राजवंश में किसी को याद किया जाता है या सबसे पराक्रमी अगर कोई राजा था तो जरासंध था। जरासंध का नाम सबसे ऊपर आता है इसमें। जरासंध का नाम का जन्म सूत्र भी जरा में छुपा हुआ है। जो जरासंध नाम है, इसका जन्म सूत्र है वो भी जरा में छुपा हुआ। कैसे? जरासंध ये नाम है, संधि विच्छेद करके देखिए, जरा प्लस संध, वह जन्म के समय 2 टुकड़ों में विभक्त था। जब उसका जन्म हुआ तो 2 टुकड़ों में विभक्त था। जरा माता ने उन्हें जोड़ा था, तो उनकी माता का नाम क्या था? जरा था। संध, संधि की थी इन्होंने, मतलब जोड़ा था इसको, तो इसलिए इसका नाम भी जरासंध रखा गया था इसी वजह से, क्योंकि ये जन्म के समय 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। और उसकी जरा माता ने उसको जोड़ के एक बनाया था और उसका नाम जरासंध रखा। जरासंध का नाम पुराणों में कई बार आता है। पुराणों में, महाभारत में, बहुत सारी जगह जरासंध का नाम आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? देखो, जरासंध यादवों का शत्रु था। यादव जो थे उनका ये शत्रु था जरासंध। इसका युद्ध चलता रहता था और इसलिए महाभारत में उसका उल्लेख खलनायक के रूप में किया जाता है। महाभारत में खलनायक के रूप में क्यों किया जाता है? ये यादवों का शत्रु था और ये पांडवों से हमेशा इसका युद्ध चलता रहता था, इसके लिए महाभारत में इसको खलनायक के रूप में पेश किया गया, खलनायक बताया गया है। हरिवंश पुराण से ज्ञात होता है कि उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांडे, सोबेर, मद्र, कश्मीर और गंधार के राजाओं को परास्त किया था। ये इतनी साम्राज्यवादी नीति थी, उसकी साम्राज्य विस्तार की इतनी प्रवृत्ति थी कि उसने आसपास के जितने भी राजा थे उनको सबको परास्त किया और अपने साम्राज्य में उनको मिला लिया था। तो ये एक हरिवंश पुराण है, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। तो कहाँ कहाँ उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था? उसने काशी के राजा, कौशल के राजा, चेदी के राजा, मालवा के शासक, विदेह के शासक, अंग के शासक, वंग के शासक, कलिंग, कलिंग भी आपको सुनने में मिलेगा, सम्राट अशोक वाले में कलिंग का काफी रोल है। तो कलिंग के शासक को, पांडे, सोबीर, मद्र, कश्मीर और गंधार के शासकों को परास्त किया और अपना साम्राज्य विस्तार किया। इसी कारण पुराणों में जरासंध को महाबाहु, महाबली और देवेंद्र के समान तेज वाला भी कहा गया। इसकी इतनी साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी और आसपास के जितने राजा थे उनको सबको इन्होंने परास्त किया था, इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता था? महाबाहु, महाबली और देवेंद्र के समान तेज वाला भी कहा गया है इसको। किसमें? पुराणों में। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि मथुरा के शासक कंस से अपनी बहन की शादी जरासंध ने की थी। जो मथुरा के राजा कंस थे, कंस का नाम सबने सुना होगा, कृष्ण जी के जो मामा थे कंस, तो उनकी जो वाइफ थी वो जरासंध की बहन थी। जरासंध ने अपनी बहन की शादी कंस से की थी। वृहदत्त वंश की राजधानी वसुमती या ग्रीवव्रज या फिर राजगृह को किसने बनाया? इसी ने बनाया था, जरासंध ने बनाया था। वसुमती या ग्रीवव्रज या राजगृह, ये एक ही का नाम है सारा। तो ये एग्जाम में इस प्रकार से ग्रीवव्रज पूछा जा सकता है या राजगृह पूछा जा सकता है, तो इसको जरासंध ने ही बनाया था। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार दिया था। इसकी यादवों से हमेशा लड़ाई चलती रहती है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसकी लड़ाई चलती रहती थी, इसकी वजह से भीम ने क्या किया था? कृष्ण जी की सहायता से जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार दिया था। और मारने के बाद में अगला राजा उसके पुत्र सहदेव को बनाया। सहदेव को कैसे बनाया? सहदेव के साथ में एक कंडीशन रखी थी इन्होंने, शर्त रखी थी
कि अगर वो पांडवों की अधीनता स्वीकार करके रखता है तो उसको राजा बना दिया जाएगा। तो उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसको राजा बना दिया गया था। तो चलो हम पढ़ते हैं आगे। महाराजा सहदेव जो पांडवों के अधीन शासन किया था उसने। सहदेव जरासंध का पुत्र था, जिसे जरासंध की हत्या के बाद पांडवों ने मगध के सिंहासन पे बिठाया था। वो जरासंध का पुत्र था। जरासंध की जैसे ही भीम ने हत्या कर दी, मार दिया उसको, तो उसके बाद में पांडवों ने मगध के सिंहासन पे उसको बिठा दिया। किसको? सहदेव को। सहदेव ने पांडवों की ओर से कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा था। उसके बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, तो पांडवों की तरफ से सहदेव ने कुरुक्षेत्र का युद्ध भी लड़ा था, क्योंकि उसने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, तो उन्हीं की तरफ से वो कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा था। पुराणों के अनुसार वह अपने चचेरे भाई जयदेव के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में शकुनी के द्वारा मारा गया था। कुरुक्षेत्र का उसने युद्ध लड़ा, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो था और उसका चचेरा भाई जयदेव था। दोनों शकुनी, जो मामा शकुनी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो मामा शकुनी के द्वारा वो दोनों मारे गए थे। सहदेव का उत्तराधिकारी सोमदी या सोमपी था, जो कि सहदेव का पुत्र था। सहदेव का पुत्र सहदेव के बाद में उसका उत्तराधिकारी बना, राजा बना, और उसका नाम था सोमदी या फिर सोमपी। तो ये मेन राजा यही थे। उसके बाद में जो भी राजा बने वो किसी की अधीनता के अंतर्गत थे। बहुत लंबे समय तक, लगभग 1000 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है, पूरा वृहदर्थ राजवंश चला है, लेकिन कोई भी इतना प्रतापी या इतना विशेष राजा उसमें आगे नहीं हुआ है। सबसे पहले वृहदर्थ ने इसकी स्थापना की थी वंश की। उसके बाद में जरासंध था जो सबसे वीर और प्रतापी राजा था, और उसके बाद में सहदेव का नाम इसलिए याद किया जाता है कि उसके बाद में ये पांडवों के साथ में युद्ध लड़ा था और कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये मारा गया था। उसके बाद जितने भी राजा रहे वो अपना, उनका स्वतंत्र साम्राज्य नहीं था, लेकिन वो यहाँ के राजा रहे थे। इन्होंने शासन किया था मगध के ऊपर, और वो लगभग 1000 साल तक चला। तो हम उसको पढ़ते हैं विस्तार से। पांडवों द्वारा उससे अधीनस्थ बनने के लिए सहमत होने के बाद ही उन्हें मगध के सिंहासन पे बिठाया गया। सेम वही किया गया। सहदेव का उत्तराधिकारी जो सोमदी था उसको राजा बनाया गया वहां पे, लेकिन कैसे बनाया गया? पांडवों ने उसको अधीनस्थ बनने के लिए सहमत किया, और जब वो सहमत हो गया कि वो पांडवों के अधीनस्थ कार्य करने के लिए रेडी है, तो उसको राजा बना दिया गया। इसके बाद मगध राज्य कुरु राज्य के अधीन शासन करने लगा। इसके बाद में क्या हुआ? मगध जो राज्य था वो कुरु साम्राज्य के अधीन हो गया, और कुरु राज्य के अंतर्गत ही वो कार्य करने लगा। कुरु क्या था? कुरु राज्य, कुरु राज्य पांडवों का जो राज्य था वो था, तो पांडवों के अधीन इसने किया था। तो अभी ये है राजवंशों की सूची। मैन राजा कौन कौन थे और इनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या इनका कार्यकाल था, कब कब ये राजा रहे। तो सबसे पहले शासक थे महाराजा वृहदर्थ, जिन्होंने 1700 से 1680 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। लगभग 20 वर्षों तक इसने शासन किया, और राजा वृहदर्थ ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी और लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। वृहदर्थ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जरासंध राजा बना था, जिसने कि 1680 से 1665 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। वह वृहदर्थ का पुत्र था और राजवंश में सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसको भीम ने द्वंद्व युद्ध में मार दिया था। और इसके बारे में एक और क्या था इम्पोर्टेंट, कि इसने अपनी बहन की शादी कंस से की थी। तो ये हुआ जरासंध, जो कि वृहदर्थ का पुत्र था, वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली शासक था। जरासंध की मृत्यु के बाद में महाराजा सहदेव को पांडवों ने राजा बनाया था, कि उनकी अधीनता स्वीकार करके रखी थी। तो जो कि 1665 से 1661 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसने केवल 5 साल तक शासन किया। क्यों किया? क्योंकि ये जरासंध पांडवों के अधीन शासन किया था, और पांडवों का जो कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था उसमें इसने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। पांडवों की तरफ से जब इसने युद्ध लड़ा था, तो जो मामा शकुनी थे उन्होंने इसको और इसके चचेरे भाई जयदेव को युद्ध में मार दिया था। और मारने के बाद में इसका पुत्र जो सोमदी है वो राजा बना। सोमदी को राजा पांडवों ने बनाया।
पांडवों की शर्त थी कि अगर आप पांडवों की अधीनता स्वीकार करके रखेंगे तो आप राजा बनेंगे। तो उसने अधीनता स्वीकार कर ली और वो राजा बन गए। वो 1661 से 1603 तक लंबा इनका कार्यकाल चला। अब आगे जितने भी राजा हैं उनका कार्यकाल काफी लंबा है, क्योंकि वो राजा एक्चुअल में राजा रहे नहीं, वो कुरु साम्राज्य के अधीन रहे थे। तो इनको अपने साम्राज्य विस्तार का वो कुछ नहीं करना था। जैसे जरासंध ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था, बहुत लंबे समय तक वो नहीं जिंदा रह पाए। सहदेव थे, वो युद्ध में मारे गए। इसके बाद सोमदी है, 1661 से 1603 ईस्वी पूर्व तक राजा रहे, जो कि राजा सहदेव के पुत्र थे। उसके बाद में महाराजा सर्वास राजा बने, जो कि 1603 से 1539 तक बहुत ही लंबे टाइम तक ये राजा बने रहे। उनके बाद में महाराजा अयुतायुस, जो कि 1539 से 1503 ईस्वी पूर्व तक राजा रहे, लगभग 36 साल तक ये भी राजा रहे। उसके बाद में महाराजा निरामित्र ये राजा बने, जो कि 1503 से लेके 1463 तक लगभग 40 साल तक इन्होंने शासन किया वहां पे। उनके बाद में महाराजा सुक्षत्र राजा बने, जो कि 1463 से 1405 ईस्वी पूर्व तक राजा रहे। ये लगभग 58 ईयर्स तक शासन किया इन्होंने, काफी लंबा कार्यकाल था इनका भी। इसके बाद में महाराजा वृहत कर्मन राजा बने, जो कि 1405 से 1382 ईस्वी पूर्व तक राजा बने थे। ये भी लगभग 23 ईयर्स तक शासन किया इन्होंने। इसके बाद में इनके 10वें नंबर के राजा थे महाराजा सेनाजीत, जो कि 1382 से 1332 ईस्वी पूर्व तक 50 साल तक इन्होंने शासन किया मगध पे। इनके बाद में राजा बना 11 नंबर पे महाराजा श्रुंजय, जो कि 1332 से 1292 तक इन्होंने शासन किया, लगभग 40 साल तक ये भी राजा रहे। इनके बाद में 12 नंबर पे आए थे महाराजा विप्र, जिन्होंने शासन किया था 1292 से 1257 तक। तो 1292 से 1257 तक इन्होंने भी शासन किया, काफी लंबे टाइम तक। इनके बाद में आए महाराजा सूची ने 1257 से 1199, इन्होंने भी बहुत लंबे टाइम तक शासन काल किया है, लगभग 60 साल हो गया इनका, 59 ईयर्स तक शासन किया है। उसके बाद में आए महाराजा छेम्मे ने 1199 से 1171 तक शासन किया। इसके बाद में 15 नंबर पे इनके आए महाराजा सुब्रत ने 1171 से 1107 तक शासन किया। आई थिंक सबसे लंबा कार्यकाल इसी राजा का रहा है। इसका शासन काल लगभग 64-65 ईयर्स तक इसने शासन किया। 15 नंबर का राजा था। इसके बाद में 16 नंबर पे आए महाराजा धर्म ने 1107 से 1043 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसके बाद में महाराजा सुसुम बने, जो कि 1043 से 970 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया। उनके बाद में महाराजा दृगसेन बने शासक, जो कि 970 से 912 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसके बाद में 19 नंबर पे आए महाराजा सुमति, जिन्होंने 912 से 879 तक शासन किया। उसके बाद में नंबर 20 पे महाराजा सुबाला राजा बने, जो कि 879 से 857 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसके बाद में महाराजा सुनीता बने, जो कि 857 से 817 ईस्वी पूर्व तक शासन किया इन्होंने। उसके बाद में आए 22 नंबर पे महाराजा सत्यजीत, जिन्होंने 817 से 767 तक शासन किया। उनके बाद में आए महाराजा विश्वजीत, जो कि 767 से 732 तक शासन काल किया। और इनके सबसे अंतिम राजा थे महाराजा रिपुंजय। ये इम्पोर्टेंट है, ये बीच वाले मैंने फास्टली इसलिए पढ़ दिए कि वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इनका कार्यकाल ये रहा। बस आपको टोटल इनका वृहदर राजवंश का शासनकाल देख सकते हो आप, हर राजा का याद करने की जरूरत नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इनकी। सबसे लास्ट राजा था 24 नंबर का महाराजा रिपुंजय ने शासन किया
732 से 682 ईस्वी पूर्व। इसने भी लगभग 50 साल तक शासन किया है। महाराजा रिपुंजय राजवंश का अंतिम राजा थे। ये अंतिम राजा थे। उसकी हत्या उनके प्रधानमंत्री पुलिक द्वारा कर दी गई थी। उसका प्रधानमंत्री था पुलिक, उसने उसकी हत्या कर दी और अपने पुत्र प्रद्योत को मगध का नया राजा बना दिया और प्रद्योत वंश की स्थापना की। तो क्या किया, उनका जो प्रधानमंत्री था पुलिक, उसने रिपुंजय राजवंश का जो अंतिम शासक था इसकी हत्या कर दी और अपने बेटे प्रद्योत को मगध का साम्राज्य सौंप दिया, मगध का राजा बना दिया और वहीं से वृहदत्त राजवंश का अंत हो गया और प्रद्योत राजवंश की नींव डल गई। प्रद्योत राजवंश इसका सेकंड राजवंश हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा है मगध के जो राजवंश हैं उनमें पहला राजवंश वृहदत्त राजवंश। मगध के जितने भी राजवंश हैं वृहदत्त राजवंश है। वृहदत्त राजवंश ने लगभग 1000 साल तक शासन किया, लेकिन उनके 3 ही इम्पोर्टेंट राजा, आप 4 राजाओं के नाम याद रख सकते हैं, इससे ज़्यादा किसी के याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला वृहदत्त राजा वृहदत्त ने इसकी स्थापना की थी। सबसे प्रतापी शासक था जरासंध, जो कि राजा वृहदत्त का पुत्र था। वो द्वंद्व युद्ध में मारा गया था भीम के द्वारा। उसने अपनी बहन की शादी कंस से की थी। उसका यादवों से दुश्मनी थी, यादवों से युद्ध चलता रहता था। बस ये 2 ही राजा हुए। उसके बाद में तीसरा राजा था, इसको पांडवों ने बनाया था। पांडवों ने कंडीशन रखी थी कि आप अगर पांडवों की अधीनता स्वीकार करते हैं तो ये आपको राजा बनाएंगे। उसने अधीनता स्वीकार कर ली तो उसको राजा बना दिया। और जो पांडवों का और कौरवों का युद्ध चल रहा था, कुरुक्षेत्र का युद्ध, उसमें उसने सहायता की। तो वहां पे मामा शकुनी ने उसको उसके चचेरे भाई के साथ में उसकी हत्या कर दी। जब उसकी हत्या हो गई तो उसके पुत्र को यही शर्त के साथ कि वो उनकी पांडवों की अधीनता स्वीकार करके रखेगा, इसी शर्त के साथ उसको फिर से राजा बना दिया। उसके बाद में राजा एक के बाद एक आते गए जाते गए, टोटल 23 तक राजा आ गए। 24 नंबर पे राजा आया महाराजा रिपुंजय। रिपुंजय जब राजा बना तो उसका प्रधानमंत्री था पुलिक। उस पुलिक ने क्या किया, रिपुंजय की हत्या कर दी और उसके बाद में अपना जो पुत्र था प्रद्योत, उस प्रद्योत को मगध का नया राजा बना दिया। इसी के साथ ही वृहदत्त राजवंश खत्म हो गया और प्रद्योत राजवंश की स्थापना हुई। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। आज वृहदत्त राजवंश के बारे में हमने पढ़ लिया। अगले वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ प्रद्योत राजवंश। तो इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए, साथ बने रहिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि 1 बाय 1 मैं सारा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उनको भी मैं तैयार कर रहा हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सी एग्जामों में आए हुए हैं, इसके आने की संभावना है, वो सारे मैं बताऊँगा। अगर किसी को डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकता है और इसकी PDF भी मेरे पास में अवेलेबल है। अगर किसी को अगर चाहिए तो मैं PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू।